अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो क्वांटम सीरीज़ का जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो सीरीज चल रही है उसका आज नेक्स्ट लेक्चर है जो कि हमने करना है नेसेसिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों ज़रूरी है। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक किया था हिल्बर्ट स्पेस का। हिल्बर्ट स्पेस के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो वेक्टर जो है जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, जब इनका स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है तो वो बजाय रियल नंबर आने के हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। और हिल्बर्ट स्पेस जो है ये एक बेसिक मैथमेटिकल टूल है क्वांटम मैकेनिक्स का। इसी तरह से फिर हम लोगों ने जो एंटी लीनियर प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो फर्स्ट फैक्टर के साथ जो हिल्बर्ट स्पेस होता है फर्स्ट वेक्टर के साथ वो एंटी लीनियर होता है। उसके अंदर भी हमने एक नंबर का कॉन्जुगेट लिया था। ठीक है। इसके अलावा जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे जो बुनियादी और सबसे जो मेन चीज़ है वो है वेव फंक्शन, जिसको हम साई का नाम देते हैं। वेव फंक्शन साई इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। इसी तरह से जो सबसे जो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की जो सबसे बेसिक इक्वेशन है जिसको हम नाम देते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में वही हैसियत रखती है जो हैसियत हमारे पास न्यूटन की सेकंड इक्वेशन क्लासिकल मैकेनिक्स में रखती है। बिल्कुल वही इसकी जो है वही रोल प्ले करती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो क्वांटम मैकेनिक्स में सेकंड इक्वेशन, सेकंड लॉ की जो है वो इक्वेशन रखती है F इज इक्वल टू एम ए वाली। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो बेसिक इक्वेशंस हैं, जो बेसिक वेव फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है। और इसी तरह हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, जब हम वेव फंक्शन पे जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि वेव फंक्शन इटसेल्फ जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और चूंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को मेजर नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर की हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर की इटसेल्फ कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है। ठीक है। ये एक दो इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे इसके ऊपर कि वेव फंक्शन क्या होता है, उसका मतलब क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक है। और उसकी सही फिजिकल सिग्निफिकेंस क्यों नहीं है। असल में जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन को जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकालते हैं तो उसका जो जवाब आता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। ठीक है। तो इसलिए हमें जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को बार बार इस पूरी सीरीज के अंदर डील करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज हम फिर देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और इनका मतलब क्या होता है और इनकी जो फंडामेंटल जो इक्वेशंस हैं वो कौन सी हैं। इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जिस तरह से हम लोगों ने इसको डिटेल में मैथ में पढ़ा हुआ है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। हम जस्ट उतना ही टॉपिक कवर करेंगे जितना हमने आगे जाके यूज़ करना है। ठीक है जी। तो लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं उनका जो रिजल्ट आते हैं वो सारे के सारे रियल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो इटसेल्फ सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक रियल चीज, रियल क्वांटिटी है। इसके अलावा फिर पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें रियल है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम वेव फंक्शन निकालते हैं, जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और साई फंक्शन जो है वो इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी हमें यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पड़ेगी, क्योंकि हमने बार बार जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में इन चीज़ों को डील करना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको फिर। सपोज करें मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का। ठीक है। और यहाँ पर जो a है, a इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। a जो है ये
कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का या कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर रहने दें, इसको लिखने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। आयोटा, आयोटा जो है ये -1 अंडर रूट के बराबर होता है, और ये फिर मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने इसको इन्वेंट किया। जो हमारे पास इक्वेशन आती हैं x² = -1 वाली, उनको हल करने के लिए ये एक टर्म जो है वो इन्वेंट की गई, जिसको हम नाम देते हैं इमेजिनरी नंबर्स का। ठीक है जी। तो आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है। इसके बाद जो b है, यहाँ पे इसको कैपिटल B लिख लें। b जो है, b इज द कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी पार्ट लिख लें या कॉम्प्लेक्स पार्ट लिख लें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। इसमें हमारे पास जो a और b हैं ये दोनों बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर के साथ, जबकि जो z है, z जो है ये बिलोंग्स करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के साथ। ठीक है जी। तो अब अगर हम बात करें कि अयोटा होता कितना है, अयोटा की वैल्यू कितनी है, या अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे बताएं कि -6 अयोटा बड़ा है या 5 अयोटा बड़ा है, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। इसकी वजह क्या है कि हम ना तो 6 अयोटा को मेजर कर सकते हैं, ना ही हम लोग 5 अयोटा को मेजर कर सकते हैं। जब हम इन दोनों क्वांटिटी को मेजर ही नहीं कर सकते, तो फिर आप इनके बारे में कोई भी कंपैरिजन नहीं बना सकते कि आया 6 अयोटा वैल्यू बड़ी है या फिर 5 अयोटा वैल्यू बड़ी है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इनको रियल तरीके से जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता, अनमेजरेबल होते हैं। हम इनको जिस तरह से रियल पार्ट को हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे हम लोग एम्पेयर निकालते हैं, करंट का यूनिट एम्पेयर है, एम्पेयर निकालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मास फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टाइम फाइंड करते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनकी मेजरमेंट नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर की मेजरमेंट नहीं की जा सकती। इसीलिए आप लोग 5 अयोटा और 6 अयोटा के दरमियान में जो कंपैरिजन है ये आप नहीं बता सकते कि आया 5 अयोटा बड़ा है या 6 अयोटा बड़ा है, इन्हें मेजर ही नहीं किया जा सकता। तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी जब हम लोग इसको डील करेंगे, आगे जाके हम देखेंगे कि जब हम वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वहाँ भी हम ये बात करेंगे वेव फंक्शन इटसेल्फ जो है इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि हम इसे मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग एक इसका बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, आपने इस तरह से जी लिख के इसके ऊपर स्टार डाल लेना है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने वो किया था हिल्बर्ट स्पेस के अंदर भी हमने ये वाला मेथड जो है वो यूज़ किया था कि जिसका हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना था उसके ऊपर हमने स्टार लगा दिया। तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस अयोटा b के बराबर। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता क्या है, जस्ट आपने जो अयोटा वाली वैल्यू है उस अयोटा वाली वैल्यू को आपने उसका जो माइनस साइन है वो जो साइन है वो उसका चेंज कर देना है। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है उसका इटसेल्फ कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, लेकिन अगर हम उसी नंबर को मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो उसका जो जवाब है वो हमारे पास एक रियल नंबर आता है। ठीक है। तो यहाँ से z इंटू जी स्टार ये इज इक्वल टू होगा z नॉर्म का स्क्वायर, जी नॉर्म का स्क्वायर, इसको बोलते हैं नॉर्म उसका स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी। अब यहाँ पर ए स्क्वायर जो है वो इटसेल्फ एक रियल नंबर है, ए एक रियल नंबर है, उसका स्क्वायर लेंगे वो भी एक रियल नंबर आएगा, प्लस बी ये भी एक रियल नंबर है, यहाँ मैंने ये लिखा था कि ये भी बिलोंग्स करता है रियल नंबर के साथ, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। तो अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को
उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो रियल नंबर आता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर फिर मैक्स बोर ने ये कहा था कि जो साई है, साई इटसेल्फ उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर हम उस साई का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमारे पास उसकी जो सिग्निफिकेंस मौजूद है और जो उसका जवाब आएगा वो रियल में आएगा। ठीक है जी। इसके अलावा एक और आइडेंटिटी हम और यूज करते हैं, एन अदर आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो टाइम डिपेंडेंट वाली है उसके अंदर भी हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, और फिर ये जो ऊपर ये जो इक्वेशन है ये तो हम बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है जी। जब हम उसका नॉर्म निकालेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे, तो वहाँ पर हम इसको बार बार जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फिर हम ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो वहाँ ये प्रॉपर्टीज़ बार बार यूज़ होंगी। ठीक है, तो इसलिए इनको याद रखना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एन अदर आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सपोज करें मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल में ये एक प्लेन है, आप इसको समझ लें कि एक्स वाई प्लेन है, और यहाँ पर एक जी नंबर जो है वो लाई करता है, एक जी नंबर है जो लाई करता है, और यहाँ पर है थीटा। ठीक है जी। तो हम चूंकि हम लोगों ने इक्वेशंस पढ़नी है उसकी, वेव इक्वेशंस की, और आप जानते हैं जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसके सर्कल में मूव करने की वजह से उससे वेव जनरेट होती है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जब वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करेगा तो उसके रिवॉल्व करने से वेव जनरेट होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर यही समझ लें कि यहाँ पर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, तो उसकी आइडेंटिटी हम लिखते हैं यहाँ पर ये जो अलोंग द एक्स एक्सिस आएगा इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये है ए के बराबर। और ये जो वाई एक्सिस के गिर्द आता है, वाई एक्सिस भी आता है, इसको हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स, या इमेजिनरी कर दे आप इसे, इमेजिनरी पार्ट, और ये किसके बराबर होता है, आयोटा बी के बराबर। ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग एक आइडेंटिटी लिखते हैं कि यहाँ लिख लेते हैं ई आयोटा थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इसके बराबर होता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की एक आइडेंटिटी है, ये हम लोग को याद रखनी पड़ेगी। हम लोग जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालेंगे टाइम डिपेंडेंट वाली, तो उसमें ये वाली आइडेंटिटी जो है वो यूज़ होगी। ठीक है जी। तो इसमें जो कोस थीटा है ये रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये जो साइन थीटा है ये हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। तो ये इतना ही टॉपिक है, हम इसको इतना ही रखेंगे, इससे ज़्यादा हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो है वो वेव इक्वेशन निकालेंगे श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ तक किसी बात की समझ में ना आई हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।